नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस गुरुदेव बिना एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं उस बिहार की चर्चा करने जा रहा हूं कि जो वह बिहार जो हमेशा से कई सदियों तक भारत के गौरवशाली इतिहास का गर्वगिरी रहा है। मैं उस बिहार की बात करने जा रहा हूं जहां बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने यहाँ क्या शिक्षा ग्रहण की थी। मैं उस बिहार की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। मैं उस बिहार की आज चर्चा करने जा रहा हूं जिसकी चर्चा दो महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में मिलती है। मैं उस बिहार की चर्चा करने जा रहा हूं जो पहला गणराज यानी लोकतांत्रिक गणराज वैशाली के रूप में पूरे विश्व को सामने रखा, विश्व को दिया। मैं उस बिहार की चर्चा करने जा रहा हूं जो पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय जहां पे एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उस बिहार की मैं चर्चा कर रहा हूं जहां नालंदा विश्वविद्यालय जैसे भी विश्वविद्यालय थे। मैं उस बिहार की मैं चर्चा करूं जहाँ कितना सारे आक्रमणकारियों ने बिहार को लूटा। तो चलिए आज मैं उस बिहार के बारे में, उस गौरवशाली इतिहास के बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे। और ये जो क्लास है आज अंत और भी मजा आएगा। आप शुरू चाहे जैसे भी करता हूं मैं, लेकिन अंत बड़ा मजेदार होती है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। इससे क्या होगा कि आपके सब्सक्राइब और शेयर करने से हमारी हौसला मजबूत होती है, और जब हौसला मजबूत होगी तो हम और आप मिल के बीपीएससी फाइट करेंगे और बीपीएससी में हमेशा टॉप रैंक में रहेंगे। इसलिए कि हमने बीपीएससी के लिए विजय बैच लेके आ गए, और विजय बैच में मैंने आज शुरू कर दिया आपका जीएस में बिहार स्पेशल। इसलिए कि सिलेबस चाहे जो भी रहे, बिहार स्पेशल से तो प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न इसमें से हो ही नहीं सकता कि प्रश्न नहीं आए। तो आइए हम लोग बिहार स्पेशल से आज शुरू करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपके चाहे करंट अफेयर्स को ले लीजिए, चाहे ऐसा नहीं कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए बीपीएससी के शिक्षक बहाली के लिए आज हम लोग बीपीएससी स्पेशल, बिहार स्पेशल समान अध्ययन पे चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। और अभी तक देर नहीं कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों आज हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, और उस बिहार, और जानते हैं कि बिहार एक ऐसा था, स्थिति था कि प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास इसकी इतनी गौरवगाथा है, इतनी अच्छी रही है, इस शिक्षा का एक केंद्र रहा है। और आज भारत, देखिए बिहार की क्या दुर्भाग्य है कि पूरा भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्यों में गिना जाता है बिहार। और एक समय था कि पूरे विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे बिहार था, शिक्षा का केंद्र हुआ करता, जैसे विदेशी हमारे यहाँ पढ़ने आया करते थे। और आज वही बिहार जो पूरे भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। कितनी हसरत की बात है। कहीं ना कहीं बिहार को जो राजनीति ने सीधे चीजों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। छोड़िए उस चीजों पे चर्चा नहीं करते, हम लोग अपने सिलेबस की बात करते हैं। और सिलेबस पे हम लोग पढ़ते हैं, देखेंगे इस सिलेबस में क्या है मेरे साथियों। देखेंगे पहला में है, देखिए मैं एक एक करके सारे स्लाइड तैयार करा के लेके आया हूं कि बिहार एक नजर में ऐतिहासिक तर्क। बिहार जो है प्रदेश का नाम क्या है इसके, बिहार समझेंगे। वैदिक युग में जो वैदिक काल था बिहार में, उसमें इस बिहार का नाम था प्राच्य या पूर्व प्रदेश। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार का निम्नलिखित में से प्राचीन वैदिक काल में क्या नाम था, तो क्या बोलेंगे, प्राच्य या पूर्व प्रदेश। अच्छा, प्रदेश का नामकरण बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो देखो लिखा है कि 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। किसने, तुर्कों ने। सिर्फ अंग्रेजों ने बाबू भारत पे शासन नहीं किया है, अंग्रेज तो सबसे आधुनिक भारत में आए, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपने उस पर क्या कर दिया है, शासन किया है। ठीक है मेरे साथियों। तो इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण होता क्या था कि जब 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने ओदंतपुरी की जीत कर यहाँ पे केंद्र बनाया, जब जैसे बनाया तो यहाँ पे क्या होता था कि बौद्ध विहार का मतलब क्या, बौद्ध भिक्षु यहाँ बहुत ज्यादा रहा करते थे। और बौद्ध भिक्षु के ज्यादा रहने के कारण यहाँ जो है, ठीक है, बौद्ध भिक्षु इतनी ज्यादा यहाँ रहते थे मेरे साथियों। सॉरी, किसी का टेलीफोन आ गया, कोई नहीं, मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूँ, मोबाइल पर हमेशा फोन आते रहते, ठीक है। तो क्या है कि इसमें इतने ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे कि बौद्ध भिक्षु के कारण जो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनके रहने को जगह को हम लोग कहते हैं विहार। ठीक है, आज भी जो है विहार कहा जाता है, बसंत विहार चाहे जैसे भी ना, कि यहाँ बौद्ध भिक्षु साधु संत को जहाँ रहने की जो जगह होती है उसको कहते हैं हम लोग विहार। और उसी लिए अब हर जगह पे साधु संत ज़्यादा रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा विहार। और बाद में कालांतर में बिहार को हमेशा क्या हो गया, बिहार नाम पड़ गया।
बिहार नाम से प्रचलित हो, ये नीम नहीं, बिहार नाम से प्रचलित हो। क्लियर मेरे दोस्तों। आगे जो है इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों, तो देखिए इसमें स्थापना दी 1 अप्रैल 1912, बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग। क्योंकि पहले क्या था, बिहार और उड़ीसा हमारे अंग्रेजों के शासन में एक ही था, तो बिहार को अलग एकदम राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो कब दर्जा दिया गया, तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना हुई। स्थापना दिवस बिहार कब मनाता है साथियों, 22 मार्च को। ध्यान रखेंगे, बिहार जो अपनी स्थापना दिवस है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कब मनाता है, 22 मार्च को। प्रथम विभाजन इसका कब हुआ था, 1936 में उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा बनाया गया। सबसे पहले चूंकि बिहार का 2 बार बाबू आपका विभाजन हुआ, एक आपका 1936 ईस्वी में उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, और एक द्वितीय विभाजन जो है, द्वितीय विभाजन जो देखिए यहाँ से अगर लेके आएंगे तो द्वितीय जो विभाजन है 15 नवंबर 2000 को झारखंड को। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि बिहार का कितना बार विभाजन हुआ है, तो 2 बार। पहला विभाजन मेरे साथियों कब हुआ है, 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया है ना, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया है ना। और द्वितीय विभाजन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, राज्य की राजधानी बिहार की राजधानी पता है पटना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1541 ईस्वी में। पटना जो राजधानी है उसका प्राचीन नाम क्या था वो साथियों मेरे, पाटलिपुत्र। क्या नाम था, पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1541 ईस्वी में। किसके द्वारा स्थापना, शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश के संस्थापक थे। 1540 से 45 तक उनकी शासनकाल थी, और उसी 1540 और 45 के बीच में 1541 आता है, उसने पटना की स्थापना की थी। किसने, सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने। सूर्यवंश के शासक जो थे कौन, शेरशाह सूरी ने पटना की स्थापना 1541 ईस्वी में की थी, जिसका प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्रा था मेरे दोस्तों। पटना का प्राचीन नाम देखिए पाटलिपुत्र दिया था, जिसकी और पाटलिपुत्र की स्थापना कब हुआ था, 461 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि अभी अगर 2023 साल ईस्वी चल रहा है, तो 2023 साल जो है ना, तो मान लीजिए कभी 2023 था, 22 था, 2021 था, इसी तरह कभी एक ऐसा समय होगा 1 ईस्वी होगा, तो उस 1 ईस्वी से भी 461 ईसा माने ईस्वी पहले, यानी 461 ईस्वी पूर्व से पहले। ठीक है साथियों, ये ईसा पूर्व क्या होता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि जो अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझा, ईसा पूर्व समझा, चूंकि प्रश्न आया है तो मैं आपको ईसा पूर्व वगैरह सारी चीजें समझा दे रहा हूँ। सॉरी, 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा लाइट आ रही है, मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है साथियों, देखिए 2 चीज होता है, अगर आप सन या ईस्वी की बात करते हैं, सन और ईस्वी क्या है, तो सन और ईस्वी देखेंगे। एक ईसा मसीह, आपको पता है कि जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं मेरे दोस्तों, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जो अभी हम लोग कैलेंडर में से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोलते हैं ना, जैसे आपने 2 अप्रैल बोला, आज जैसे 20, आज आपकी जो कितनी है 29 अप्रैल है, तो ये जो अप्रैल जो चल रहा है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का मतलब ये अंग्रेजों का कैलेंडर है। ये कैलेंडर पूरे विश्व में इसकी मान्यता दी गई है, लेकिन भारत में इस कैलेंडर से कुछ नहीं, सिर्फ बाबू हम लोग आजकल नए मॉडर्न युग के लेते हैं। आज भी हमारे यहाँ जितनी शादी ब्याह हमारे हिंदू में कहो चाहे मुस्लिम में कहो, मुस्लिम वाले इस्लामिक कैलेंडर मानते हैं, इस्लामिक कैलेंडर के हिजरी कैलेंडर मानते हैं। ठीक है साथियों, और हिंदू जो है वो अपना ध्यान रखिए कि जीके का प्रश्न ये भी हो सकता है आपका। जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर जो विक्रम संवत और शक संवत वाली जो कैलेंडर आती है, जिसमें हमारे 12 महीनों का नाम अलग है, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ऐसा ना, सावन, भाद्रपद, ऐसे, तो ये 12 महीने का नाम है। हम लोगों के महीनों के भी नाम अलग होते हैं। दूसरी चीज, ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल में 365 दिन या 366 दिन होते हैं। साथ ग्रेगोरियन का मतलब अंग्रेजों का कैलेंडर, क्योंकि अंग्रेजों का शासन हमारे भारत पे रहा है, इसलिए अंग्रेजों कैलेंडर की मान्यता हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी शादी ब्याह होगी, तो जो पंडित होंगे, चाहे मुसलमानों में जो शादी होगी, मौलवी साहब जो भी आपकी डेट फिक्स करते हो, देखेंगे क्या लिखेंगे चैत का षष्ठी तिथि को इतने बजे, इस पक्ष के शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसे लिखते हैं। हमारे यहाँ महीना में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है साथियों,
है ना। सेम स्थिति आपकी हिजरी कैलेंडर यानी इस्लामिक कैलेंडर में भी है। तो भारत में जितनी भी शुभ कार्य और सांस्कृतिक घटनाएं, चाहे जो भी चीज़ें होती हैं, वो सभी के सभी आपके हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होती है ना, तो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से होती है। मुस्लिम लोग हिजरी कैलेंडर से करते हैं और हिंदू लोग आपका हिंदू कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, जिसको हम लोग विक्रम या शक संवत कह सकते हैं। लेकिन जितनी ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने जितनी भी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। इसी के बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य मैं बताऊंगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन हिजरी कैलेंडर में बहुत बड़ा जानकर रहस्य आपको आश्चर्यचकित होगा, और हिंदू कैलेंडर में एक साल में 354 दिन होता है, यानी ग्रेगोरियन से 11 दिन की कमी होती है। और यही 11 दिन कमी होने के कारण मेरे साथियों आपका क्या होता है कि जैसे तीन साल तक 11 दिन की कमी होगी, तो 11 तिया कितना देखेंगे, अगर 3 साल तक कमी होगी तो 11 तिया कितना 33 दिन। और इसी 33 दिन को मैनेज करने के लिए हाँ हिंदू कैलेंडर में 2 मास लगता है, जिसको आप लोग मलमास भी कहते हैं। जैसे इस साल जो है श्रावण कितने दिन का है, 2 माह का है। ध्यान रखेंगे, इस साल श्रावण मास जो है 2 माह का है। क्यों है, इस साल का ईयर जो है, इस साल ईयर जो है 13 महीने का होगा। क्यों, ग्रेगोरियन में कभी 12 से 13 नहीं, 12 से 11 नहीं होता है, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर में साथियों इस साल ईयर जो है वो कितने महीने का है, 13 महीने का है। क्लियर, बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए 13 महीने का है कि इसी 11 दिन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ मलमास या 2 मास लगता है। जिससे जिस दिन मलमास लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा, पीछे की भरपाई कर लेगा। अगर नहीं, और आप पूछेंगे सर कि अगर भरपाई नहीं होगा तो क्या होगा, तो जिस तरह से आपका इस्लामिक कैलेंडर में इस्लामिक जितनी भी फेस्टिवल है, जितनी पर्व त्यौहार है, चूंकि आपके हिजरी कैलेंडर यानी इस्लामिक कैलेंडर, ध्यान रखेंगे हिजरी कैलेंडर का मतलब इस्लामिक कैलेंडर, वहां भी एक ईयर जो होता है 354 दिन का होता है मेरे साथियों। तो 11 दिन की कमी वहां भी है ग्रेगोरियन के हिसाब से, क्योंकि ग्रेगोरियन में 365 दिन होता है एक साल में। इस 11 दिन की भरपाई हिजरी कैलेंडर में नहीं होता है, इसीलिए जितनी भी मुस्लिम पर्व है, जितना भी इस्लामिक पर्व है, हर साल 11 दिन पीछे खसकता है। किसी दिन याद कीजिए कि किसी दिन की ईद कभी हम लोग के अब अक्टूबर नवंबर में आता था, कभी कभी रोजा जो अभी रमजान अभी 23 तारीख को खत्म हुआ है, ये कभी कभी जून जुलाई में भी होता था। अभी आप लोग को याद होगा कभी कभी जुलाई अगस्त में, लेकिन इस साल जो ईद है 23 तारीख को पड़ा है। आप पिछली अभी लिस्ट निकाल के देख लीजिए, अगला बार जो ईद होगा वो 23 में से 11 माइनस कर लीजिए, 11 तारीख को होगा। क्यों, इसी वजह से, क्योंकि इसने इनकी भरपाई नहीं, इनकी कभी कभी अभी घसकते जाएगा 11 दिन, इनकी हर फेस्टिवल 11 दिन घिसकते जाता है, क्योंकि इनमें 354 दिन का एक साल होता है और इसमें मैनेज नहीं होता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर में 2 मास मलमास लगने के कारण देखिएगा, हिंदू कैलेंडर में भी इस साल आपका 2 मास लगा, फिर अगले साल होली जो है, होली चाहे हर फेस्टिवल 11 दिन घसकेगी, फिर दूसरा साल भी उससे 11 दिन पहुंचेगा, जैसे तीसरा दिन मलमास लगेगा फिर से उसी साइकिल में आ जाती है। इसलिए होली हमेशा मार्च में पड़ेगा, कोई फेस्टिवल हमेशा ज़्यादा दिन नहीं घसकता है, आपको मुश्किल से 1 महीना इधर उधर हो सकता है। कभी छठ आपकी नवंबर में आती है, कभी छठ अक्टूबर में आती है, इसी तरह होती है ना। इसी वजह से दीपावली देख लीजिए, कभी अक्टूबर में नवंबर में जाएगी, कभी सितंबर में, बस 1 महीने का डिफ्रेंशिएट होता है। क्योंकि डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 11 दिन की कमी होती है, और जैसे मलमास लगेगा फिर मैनेज हो जाता है 1 महीने, कमी को भरपूरी हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने इसी चीज का चर्चा कर रहा था, सन या ईस्वी की चर्चा कर रहा था मेरे साथियों। तो सन ईस्वी में आप मेन चीज समझ लेंगे, क्योंकि जीके का पार्ट है मेरे साथियों, कि सन और ईस्वी जो है मेरे साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि ईसा मसीह थे अंग्रेजों के, जो ईसाई का जो गॉड कह सकते हैं आप, उनके फादर कह सकते हैं ईसा मसीह। उस गॉड की जिस साल जन्म हुई, जिस साल जन्म हुई उसको 1 ईस्वी माना गया, क्योंकि पूरे विश्व पे अंग्रेजों ने राज किया। अमेरिका भी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आजाद हुआ, अमेरिका जैसे देश भी अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेज का मतलब क्या, क्रिश्चियन, और क्रिश्चियनों के जब ये गुलाम था वो सारी चीजें क्रिश्चियन थे, उसमें क्रिश्चियन बाहुल आपका देश है ना आपका ब्रिटेन। तो वहां 1 ईस्वी में जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस साल उसको 1 ईस्वी माना गया। तो ऐसा थोड़ी है कि, और 1 ईस्वी इसका मतलब है कि ईसा मसीह का जन्म हुए 2023 साल हो गया, आज 2023 है ना, इसका मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ 2023। तो भारत में आपने प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे जो कई हजार वर्ष पहले, तो दुनिया तो उससे पहले भी तो होगी।
तो मान लीजिए ईसा मसीह को जिस साल जन्म हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से उसको 1 ईस्वी कहा गया, 2 साल के हुए तो 2 साल का 2 ईस्वी कहा गया। लेकिन उनसे पहले मान लीजिए कि अगर 5 साल पहले अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, जैसे मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय उनसे 100 साल पहले स्थापित हो गया, उनके जन्म से पहले, तो उसी को कहा जाता है कि इनके जन्म से पहले यानी ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व और इसी को कहा जाता है ईस्वी। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से हम लोग शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। ठीक है मेरे साथियों, इसी को ईसा मसीह, आपने इस चीजों को समझ लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों। तो इसमें हमने प्रश्न में आया था, क्या बताया था कि पाटलिपुत्र का संस्थापक जो थे, पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, स्थापना 461 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन हर्यक वंश के। अब इसमें प्रश्न 2 चीज आ गया, पटना का स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदयन हर्यक वंश के उदयन ने पाटलिपुत्र 461 ईसा पूर्व में किया था। सोचिए पटना की कितनी इतिहास रही होगी। अभी सोच लीजिए 2023 में 461 ऐड कर लीजिए, है ना, लगभग आपका चला जाएगा 2400 समथिंग चला जाएगा ना, 2483-85 के आसपास में चला जाएगा। इतना साल पुराना पाटलिपुत्र है, जिसके उदयन ने हर्यक वंश, और पूछे जाए कि उदयन जो है किस वंश के शासक थे, तो हर्यक वंश के शासक थे। चलिए आगे चलते हैं मेरे साथ। तो इस वाले से आपने क्या समझा कि पटना का, बिहार का प्राचीन वैदिक काल में नाम क्या था? प्राच्य या पूर्व प्रदेश। प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ? यहाँ बौद्ध भिक्षु बिहार रहते थे इसलिए यहाँ से नाम पड़ा। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग। स्थापना दिवस बिहार कब मनाती है साथियों मेरे? 22 मार्च को मनाती है। पहला विभाजन कब हुआ था आपका? 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया था। दूसरा विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग किया गया था। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना की स्थापना कब हुई थी? 1541 ईस्वी में। किसने किया था मेरे साथियों? शेरशाह सूरी ने, सूर्यवंश के शासक थे। और पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना 461 ईस्वी पूर्व में उदयन ने किया था, हर्यक वंश के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला जो है, इस अब भौगोलिक तथ्य की बात आती है कि इसकी जमीन कैसी है। भौगोलिक तथ्य की बात करें तो राज्य की आकृति कैसी है साथियों? आयताकार है। यदि हमारे जब तक जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर हो गया मेरे साथियों, मैं आपकी दुआ से मैं आपकी सारी क्लासेस लाइव लेके आऊंगा और लाइव डिस्कशन करेंगे और लाइव पढ़ाएंगे हमारे साथियों। अगर आपको लाइव क्लासेस की इच्छा है कि मैं लाइव क्लासेस इतना ही मिलूं, तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि आप मुझे कमेंट करें कि सर लाइव क्लास लीजिए, मैं लाइव क्लास भी आऊंगा। तो राज्य की आकृति क्या है? आयताकार। राज्य की कैसी आकृति? आयताकार, है ना। इसकी आकृति जो है आयताकार है। बिहार का संपूर्ण भाग किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तर भारत में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं का मतलब जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते चौहद्दी, चौहद्दी उत्तर में बिहार किस राज्य या किस देश से सटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि भौगोलिक सीमाएं जो है, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है, उत्तर में नेपाल देश है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है, ठीक है। तो देखेंगे उत्तर में क्या? नेपाल। बिहार में एक ऐसा जिला है पश्चिमी चंपारण, जिसमें बड़ा, देखिएगा इस पश्चिमी चंपारण की चौहद्दी का क्या स्थिति है। पश्चिमी चंपारण जिस देश में है, उस देश के उत्तर में नेपाल, जिस राज्य में है बिहार के उत्तर में नेपाल, और जो जिला है पश्चिमी उसके उत्तर में भी नेपाल। ये एकदम शॉर्टकट है, पश्चिमी चंपारण के भी उत्तर में, बिहार के भी उत्तर में और भारत के भी उत्तर में नेपाल, ठीक है मेरे साथियों। तो यहाँ भौगोलिक सीमाएं है कि उत्तर में नेपाल, पूर्व में साथियों मेरे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी वाला राज्य, पश्चिम में पूर्व में पश्चिम में उत्तर प्रदेश योगी बाबा वाला, दक्षिण में नवगठित झारखंड है, दक्षिण में झारखंड है, ध्यान रखेंगे। रहते राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या 3, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। झारखंड कहाँ? दक्षिण में। पूर्व में कौन? पश्चिम बंगाल, और उत्तर में पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। 3 गो राज्य है टोटल कंप्लीट, ठीक है मेरे साथियों। देखिए सीमावर्ती देश कौन से हैं? नेपाल, एक देश सटा हुआ है नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है मेरे साथियों? काठमांडू। याद रखेंगे, करंट अफेयर से याद कर दे। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। सर्वाधिक तापमान किसका? अब सर्वाधिक तापमान को उल्टा तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो कौन सा है? गया। यहाँ औसतन तापमान 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होता है, गया। फिर आगे करेंगे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती होगी, देखिएगा बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है,
सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है साथियों, ठीक ना। किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है साथियों। बिहार में वन क्षेत्र का वन क्षेत्र का प्रतिशत मतलब कितना है, जितनी भूमि है उस भूमि का कितना प्रतिशत जो है पे वन है, तो इसमें 7.76%, 7.76% याद रखेंगे, 7.76%। बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, कैमूर, ध्यान देंगे कैमूर सबसे ज्यादा कौन सा जिला में है, कैमूर में। कितना, 1000 लगभग 56 वर्ग किलोमीटर। कैमूर जंगलों का ही जिला है वो। बिहार में न्यूनतम वन किस में है साथियों में, जहानाबाद में। सबसे कम किस में है, जहानाबाद में। शेखपुरा में मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में है। और न्यूनतम सबसे, जहानाबाद में तो जंगल है या नहीं है, वहाँ जंगल वन है या नहीं है। पूछेगा किस राज्य में, बिहार के किस जिला में जंगल नहीं है, तो क्या बताएंगे, जहानाबाद में। किस में, जहानाबाद में। सबसे ज्यादा किस में है, कैमूर में है। कितना प्रतिशत है साथियों, तो 7.76% है। कितना परसेंट है टोटल बिहार में, 7.76। कितने बिहार से कौन सा सटा देश है, नेपाल। कितने राज्य जो हैं बिहार के सीमावर्ती हैं, तो 3 राज्य और 1 देश, ठीक है। बिहार के वन विहीन जिला कौन है, जहां वन विहीन मतलब जहां वन नहीं है। प्रमुख नदियां देखिए, प्रमुख नदियां हैं गंगा, कोसी, बागमत, सोन, पुनपुन, फाल्गु, गंडक, घघरा, कर्मनासा, इत्यादि बहुत सारी और भी नदियां मेन है। बिहार में गंगा नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में गंगा नदी किस जिला में प्रवेश करती है, कहां पे पड़ता है, बक्सर में, चौसा में। देखिए बक्सर चौसा लिखे, चौसा है, चौंस नहीं, चौसा में। कहां पे, बक्सर में, चौसा में गंगा नदी पार कर आपकी बिहार में एंट्री करती है, ठीक है, बिहार में एंट्री करती है। चलिए साथियों आगे चलते हैं अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे मेरे साथियों क्या है, अगला स्लाइड में क्या है कि प्रमुख खाद्यान्न, यहां सबसे खाद्यान्न कौन सा फसल है, चावल। कौन सा है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन है, धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि। पूछा जाएगा सबसे खाद्यान्न फसल कौन है, तो मक्का, गेहूं प्रमुख है, लेकिन सबसे मेन कौन सा है, चावल। प्रमुख नगदी फसल, गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन, जिनको बेचकर हम लोग नगदी फसल ले लेते हैं, जैसे गन्ना है, तंबाकू है, समस्तीपुर वगैरह साइड में जाएंगे तो तंबाकू माने खैनी, आलू है ना, पटसन माने पटुआ जिससे आपकी धागा होती है। राज्य का प्रमुख औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है, औद्योगिक शहर बेगूसराय। कौन सी, बेगूसराय, ध्यान रखेंगे। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH-27 EW 487 किलोमीटर। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH-27 EW। NH माने नेशनल हाईवे 27 EW कितना किलोमीटर है, 487 किलोमीटर। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, मात्र NH-727A 4.4 किलोमीटर पश्चिमी चंपारण जिला में है। NH-727A 4.4 किलोमीटर पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, बेतिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेतिया। तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला होगा, पश्चिम 5228 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा जिला शिवहर होगा, शिवहर 349 वर्ग किलोमीटर, 349 वर्ग किलोमीटर, मात्र 349 वर्ग किलोमीटर, यानी आधे घंटे में इसकी सीमा को पार कर सकते हैं बाइक से आप। लेकिन अगर वही आप पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अगर आप लोग आते हैं या जाते हैं, तो पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अगर आप 2 घंटा भी लगातार, 2 घंटा के अलावा 3-4 घंटे भी लगातार अगर 60 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो आपको सीमा पार नहीं होगी। इसलिए कि लगातार 150 किलोमीटर भी जाएंगे अगर पश्चिमी चंपारण के NH पे, तो आप उसी जिला में रहेंगे। बिहार का बहुत बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, जिसमें 150 किलोमीटर लंबी, अगर उसकी सिर्फ एक साइड से गाड़ी चलाते जाएंगे फिर भी आप नहीं पार कर पाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए इसमें देखिए राज्य व्यवस्था की चार्ट दें। बिहार में बहुत सारे, भारत के सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यहाँ विधानसभा भी है और विधान पर द्विसदन, जैसे भारत में आपकी सदन जो होती है 2 है, राज्यसभा और क्या साथियों, लोकसभा, है ना। लोकसभा और जैसे राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह राज्यों में 2 सदन है,
बिहार में विधानसभा और विधान, जिस तरह देश में जो लोकसभा की काम होती है वही राज्य में विधानसभा की, जो वहाँ राज्यसभा की काम है यहाँ विधान परिषद की। ठीक है, तो हमारे टोटल 2 सदन है विधानसभा। इसमें विधानसभा में सदस्यों की यानी विधायकों की संख्या, विधानसभा के विधायकों की संख्या 243 होती है। ठीक है, मैक्सिमम। विधान परिषद यहाँ कितने हैं टोटल एमएलसीज, इसमें 75, एक छोड़ के। विधानसभा में SC ST का आरक्षित सीट है, ठीक है, 38 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधि यानी बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 40 होती है। टोटल यहाँ 40 लोकसभा सीट है, यानी पार्लियामेंट्री सीट कितनी है यहाँ आपकी टोटल 40 है। 243 की इसमें कोई पूछेगा ना, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी, 243, 243। लोकसभा की सीटें कितनी, 40। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं आपकी, 243। ठीक है, आगे और भी आएगा देखिए। फिर आगे देखिए राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है, मात्र 16। बिहार में कितना है, बिहार का राज्यसभा में यानी जो भारत के जो सदन है, संसद का सदन जो राज्यसभा है, उच्च सदन जिसको कहा जाता है, ठीक है, उस उच्च सदन में बिहार से कितने सांसद जाते हैं, 16 सांसद जाते हैं। ठीक है, 16 सांसद। और लोकसभा में कितने जाते हैं, 40 जाते हैं, यानी राज्यसभा से 2.5 गुना, 16 दूनी 32, 8 40। जिलों की संख्या बिहार में कितनी है, 38। प्रश्न पूछता है कि यहाँ का सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा बना था, अरवल। 38वां जिला कौन सा है, अरवल जिला है। ठीक है साथियों, राज्य में प्रमंडल, प्रमंडल को हम लोग कमिश्नरी भी कहते हैं साथियों। इस प्रमंडल को बहुत सारी इसमें कमिश्नरी भी कहते हैं। तो प्रमंडल कहें कमिश्नरी कहें एक ही चीज है। पूछेगा कितनी कमिश्नरियां हैं, तो कमिश्नरियां कितनी है, 9। प्रमंडल भी कितने हैं, 9। ठीक है, कौन कौन सा, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। ठीक है, तिरहुत का मुख्यालय साथियों कहाँ है, मुजफ्फरपुर, ध्यान रखेंगे। अनुमंडलों की संख्या कितनी है यहाँ, 101 अनुमंडल, जो कई ब्लॉक को उससे बड़ा होता है। ब्लॉक यानी तहसील को, कई सारे यूपी में जैसे ब्लॉक को तहसील कहते हैं, कई तहसील को मिला के क्या बनता है, एक अनुमंडल, जिसको सब डिविजनल कहते हैं। ठीक है, सब डिवीजन। प्रखंडों की संख्या कितनी है, 534। प्रखंडों की संख्या यहाँ कितनी है, 534। अनुमंडल कितने साथियों, 101, 101 ध्यान रखेंगे, एकदम बहुत शुद्ध अंक है, 101। और ब्लॉक की संख्या कितनी है, 534। राज्यसभा सीट कितनी है यहाँ, 16। लोकसभा कितनी है, 40। विधानसभा कितनी है साथियों, 243। ठीक है, ध्यान रखें। उच्च न्यायालय यहाँ कौन सा, पटना उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना सन 1916 में अंग्रेजों के जमाने में हुई है। अंग्रेजों का दरबार हुआ करता था, सन 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, कोई अंग्रेज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर ऑप्शन में किसी भी अगर नाम देता है भारतीय नाम, तो उसमें हो ही नहीं सकता, चूंकि अंग्रेज के समय। देखिए, तो सर एडवर्ड मेनॉर्ड डेस चैम्पस चामियार, ठीक है, इसका नाम है सर एडवर्ड मेनॉर्डेस चैम्पस चामियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए, प्रमुख राजकीय पहचान या चिन्ह, राजकीय चिन्ह इसका क्या है साथियों, बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष, ध्यान देंगे। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, जो स्वास्तिक बनते हैं ना उसके बीच में क्या, बोधि वृक्ष। राजकीय मछली क्या है साथियों, देशी मांगुर। राजकीय मछली क्या है, मैं अगला बार कोशिश करूंगा कि जब मैं अगला बार इसका वीडियो बनाऊं, कभी इसकी कभी चर्चा करें, तो हम इसकी फिगर के साथ भी लेके आए। ठीक है साथियों, तो राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जो पीपल है। और राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया, राजकीय फूल कौन सा, गेंदा। पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। राष्ट्रीय फल आम, है ना। और यहाँ राजकीय प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच बोधि, राजकीय मछली के आंसर देशी मांगुर। ठीक है साथियों, देखिए आगे बढ़ी। सांख्यिकी आंकड़े की बात करते हैं साथियों। सांख्यिकी आंकड़े का मतलब है कि यहाँ संख्या कितनी होती है। ठीक है साथियों, चलिए इसके बीच में एक बहुत अच्छा हमारे टेबल पे एक शेर लिखा हुआ है कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा। सोचिएगा क्या बोल रहा है कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा।
हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिलों में, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपने महफिलों में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। ठीक है, इसमें देखेंगे साथियों कि सांख्यिकी आंकड़े में ये अभी 2011 के जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अभी बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, तो इसके बाद जो डाटा निकल के आएगी बहुत ज़्यादा निकल के आएगी। इसमें नो डाउट है कि मिनिमम ये 12 करोड़ के आसपास में पहुंच गया है। तो अभी तो आप जनसंख्या 2011 के हिसाब से लिख लेंगे 10,40,99,452। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य की साक्षरता दर कितनी है, वही आपकी लगभग 62% के आसपास में है, 62%। ठीक है, साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान क्या, और 36वां है, केंद्र शासित प्रदेश भी इससे आगे है। कितना दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, जिस समय में अंग्रेज प्राचीन काल में जिस समय दुनिया में लोग पढ़ाई लिखाई की बात नहीं समझती, वहाँ बिहार में विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, जो पूरे विश्व को ज्ञान का दर्शन देता था, ज्ञान बांटता था। पूरे विश्व के बहुत सारे लोग आके यहाँ पढ़ करके विश्व के बड़े बड़े विचारक, जो बड़े बड़े आपको जो विद्वान जो हैं बिहार की से नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के गए। और आज उस बिहार की स्थिति ऐसी है कि जिसको कहा जाए कि भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। सोचिए ये आखिर ये इसके पीछे तो जाना पड़ेगा कि इसके रीजन क्या है, कारण क्या है। ठीक है साथियों, तो इसमें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है, लगभग 73.37% लोगों ने वहां साक्षरता दर है। कौन सा, रोहतास। याद रखेंगे क्या, सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन, सबसे बड़ा साक्षरता दर वाला जिला कौन, रोहतास। सबसे कम पूर्णिया, कहां पे, जितने मात्र 52% लोगों ने पढ़ा है, 52%। सबसे कम किसका, पूर्णिया का। सबसे ज्यादा कहां का, रोहतास का। मैंने इससे पहले देखिए सबसे वैसा जिला जिसमें जंगल नहीं है, कौन सा, जहानाबाद। सबसे ज्यादा जंगल वाला कैमूर, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रथम 4 जिलों का अवरोही घटते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम है साथियों, देखेंगे अवरोही क्रम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अच्छा, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है साथियों, कि 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, 1 किलोमीटर में। जैसे मान लीजिए कि हमारे जिला, मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूं कि हमारे जिला में अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर में, मान लीजिए कि कहीं 1 किलोमीटर, मान लीजिए कि अगर कहीं पे 550 घर है, कहीं 1 किलोमीटर में मान लीजिए 700 घर है, कहीं मान लीजिए कि 1 किलोमीटर में 900 घर है। इसका अर्थ ये होता है मेरे साथियों कि इसका ये क्या, ये घना है। घना का मतलब क्या, जैसे अभी मैं अगर समझाऊं, घना का मतलब मान लीजिए कि एक यहाँ ये चीज है जंगल, यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके से यहाँ मछलियां हो, इस तरह से मछलियां, और एक आपका पाउंड ऐसे है जहाँ मछलियां इस तरीके से हो, इस तरह। तो देखेंगे इसमें कौन घना है, ये। तो इसको कहा जाएगा कि इसका घनत्व, घनत्व माने घना ज्यादा है और इसका घनत्व कम है। इसका घनत्व, डेंसिटी क्या है, कम है, और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ये कम घना और ये ज़्यादा घना। तो इसका मतलब ये है साथियों कि इस शिवहर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, शिवहर जो है यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ लोग जो है प्रति किलोमीटर बहुत ज़्यादा, बहुत एकदम 1 के ऊपर। यहाँ के लोगों के पास जो है ज़मीनें कम होंगी, यहाँ लोगों के पास खेती की ज़मीनें कम होंगी। उसके बाद से पटना है। पटना सोचिए घर के ऊपर घर, एक एक घर में कई कई घर है। वहाँ पे उस पटना में उनकी जनसंख्या घनत्व शिवहर के बाद है, दरभंगा, उसके बाद वैशाली। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। पूछ सकता है ऐसा प्रश्न में, ठीक है ना। शिवहर, दरभंगा, पटना, वैशाली। क्या होगा, शिवहर, दरभंगा, पटना और वैशाली। सबसे नंबर 1 पे शिवहर, उसके बाद पटना, तीसरा पे दरभंगा, चौथा पे कौन, वैशाली। बिहार का लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है साथियों, लिंगानुपात क्या मतलब होता है कि 1000 मेल पर, यानी पुरुष पर, समझ सकते हैं 1000 मैं अगर बात करूं यहाँ, सॉरी, मैं अगर बात करूं तो यहाँ 1000 मेल पर, मेल माने पुरुष पर कितनी फीमेल है। इसका मतलब है कि 1000 प्रति 1000 पुरुषों में मात्र 918 महिलाएं। कितना है, 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, मात्र 918 महिलाएं।
यानी इसलिए यहाँ लिंगानुपात क्या है 918। यानी इसमें औरतों की संख्या क्या है, कम है, कितना 82 औरतें कम है प्रति 1000। सोचिए लड़कियों की संख्या कितनी कम होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल, पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्यों की 1000 लड़के पे लड़कियां ज़्यादा हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज, यहाँ 1028, 1000 पुरुष पे 1028 स्त्रियां हैं, यानी यहाँ लड़कियों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला मुंगेर, देख रहे हैं 124 कम है, यानी 1000 लड़कों पे इस मात्र 876 लड़कियां हैं, यानी स्त्रियां हैं, लड़के नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सेम वही सीवर जो यहाँ पे था पहले से, सर्वाधिक नंबर 1 पे 1880, यानी 1880 को लोग रहता है प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1880, यदि इसको अंदाजा लगा लें तो अगर एक घर में अगर 5 आदमी भी रहता है साथियों, तो लगभग ये जो संख्या आ जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि लगभग 374 घर, 1 किलोमीटर में लगभग 350 घर होंगे, किसी किसी के घर में ज़्यादा भी होगा। 1 किलोमीटर में 350 घर, 350 मिनिमम देखेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला 428 कैमूर, कैमूर में सबसे, क्यों, इसके पीछे रीजन है, जस्ट इसका ऑपोजिट समझेंगे क्यों का जनसंख्या घनत्व वहाँ कम है। कि अभी आपने पढ़ा था कि सर्वाधिक जंगलों वाला जिला बिहार का कौन है, कैमूर, पढ़ा था ना। सर्वाधिक जंगल कहाँ पे है, कैमूर में। तो जब जंगल है तो जंगल में जनसंख्या तो रहेगी नहीं, जंगल में जानवर रहेंगे ज़्यादा, जब जानवर ज़्यादा रहेंगे तो लोग कम मिलेंगे, जब लोग कम मिलेंगे तो जनसंख्या घनत्व उसी का होगा जहाँ जंगल ज़्यादा होगा। जहाँ जंगल बिल्कुल नहीं होगा वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा। ऐसे जहानाबाद में बिल्कुल जंगल, लेकिन वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि इस शिवहर जो है ये बहुत छोटा जिला है, और बहुत छोटा जिला होने की वजह से यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए इसकी क्या है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, और कैमूर का कम है, कितना 488। चलिए ठीक है, अगला देखिए। अगला है बिहार जो है भारत में प्रथम, बोर तो नहीं हो रहे, थ्योरी क्लास में बोर नहीं, हम लोग आगे प्रश्न भी डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही वन लाइनर है साथियों, तो वन लाइनर आपको याद, इसमें से कम बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे ही बन जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न जब बनेंगे, इसलिए मैंने आपको सोचा कि पहले रिवीजन का, फिर हम लोग सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे, बिहार के बारे में भी हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे कल से, है ना साथियों। कहता है कि भारत का प्रथम गणितज्ञ, भारत का प्रथम गणितज्ञ जिसने जीरो का आविष्कार किया, जिसने पाई का मान का वैल्यू फाइंड किया, वो कौन थे, बिहार के रहने वाले थे आर्यभट्ट। जिसमें गणितज्ञ, जिसने भारत में फादर ऑफ मैथ्स कहा जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स इंडियन कहा जाता है ना, उस बिहार की स्थिति आज ये है कि कहता है कि भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य। सोचिए क्या होगा। हम राजनीति पे बात नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज को देखिए कितनी चीजें हैं कि भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट। भारत, देखिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो अनपढ़ भी बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति हमेशा पढ़े लिखे लोग बनते हैं। और वो राष्ट्रपति बिहार में भारत का देने वाला प्रथम कौन था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति देने वाला राज्य कौन था, बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिवान जीरादेई के रहने वाले, है ना। चलिए, तो भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, मैं वही चीज चर्चा किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, सिवान गोपालगंज पहले एक में था, तो जब सिवान के जीरादेई के, ठीक है। भारत का प्रथम महिला या दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार नॉट इज ए मेल, मीरा कुमार इज ए फीमेल, ध्यान रखेंगे। मीरा कुमार कौन है, फीमेल है, न कि मेल है यहाँ। मीरा कुमार भारत का प्रथम महिला, क्वेश्चन 2 पूछा गया, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष वो भी क्या, मीरा कुमार। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार। सोचिए, आजादी के समय भी बिहार का डंका था भारत में, और आज बिहार की स्थिति क्या है। देखिए, अगला है भारत का प्रथम खादी मॉल, पटना में खुला हुआ है ना, गांधी मैदान के पास। बिहार का प्रथम खादी मॉल जो है पटना गांधी मैदान के सामने खुला हुआ है, ठीक है।
जहाँ से नाया टोला वगैरह बिकना पहाड़ी के लिए रास्ता जाता है ना, उसी के बगल में। सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? सोनपुर मेला। ये तो पूरा विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह भितियारवा आश्रम से, चंपारण के, ठीक है। गौनाहा ब्लॉक के भितियारवा आश्रम से शुरू हुआ था, गौनाहा ब्लॉक के भितियारवा आश्रम से सन 1917 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में सन 1934 में, अंग्रेजों के शासन में। 600 हॉर्स पावर वाला रेलवे डीजल इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा में होना चाहिए, मढ़ौरा छपरा सारण में। ये छपरा के पास में है मढ़ौरा सारण, ठीक है। गजराज, ध्यान रखेंगे, पूछेगा डीजल इंजन गजराज 6000 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है? इंजन की कैपेसिटी। जब फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा इंजन की कैपेसिटी जो होती है, इंजन की जो क्षमता होती है, इंजन की जो ताकत होती है, उसको क्या माना जाता है? हॉर्स पावर में मापा जाता है। हॉर्स पावर देखेंगे, एक हॉर्स पावर की बात करते हैं तो 1 HP, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है साथियों। कितना होता है? 746 वाट। एक हॉर्स, तो किसी इंजन की क्षमता कितनी है उसको HP से ही मापा जाता है। 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 746। जैसे आपकी बाइक भी आती है तो भी आती है, मतलब बस किसी बहुत सारी गाड़ी जो 100 सीसी की होती है वो 8.5 या 9 HP की होती है। 125 की जैसे पल्सर है वो 11.5 की आपकी HP हॉर्स पावर की है, ठीक है। चलिए, तो वही चीजें। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है ना। BSNL मोबाइल सेवा का प्रथम, सबसे पहले BSNL मोबाइल सेवा कहां प्रारंभ हुआ था? बिहार में। कहां हुआ था? बिहार में, ठीक है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को, देखिए ये तो बहुत बड़ी चीज है, पंचायत चुनाव में महिलाओं को शिक्षकों में, शिक्षक की बहाली में 50% आरक्षण देने वाला राज्य प्रथम जो है कौन सा है? बिहार, है ना। जो 50% चुनाव में आरक्षण किसको दे दिया? महिलाओं को। कौन है? बिहार। ये प्रश्न जीके का है। बिहार में महिलाओं को उत्थान के लिए बहुत नीतीश सरकार काम की, ठीक है। तो BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला कौन था? बिहार। अगला जो देश का प्रथम, अभी जो हमारे राधा मोहन सिंह जो भारत के कृषि मंत्री थे, मोतिहारी पूर्वी चंपारण के सांसद थे, जो कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने अपने क्षेत्रों में इस तरह के बहुत सारे डेवलप का काम किए। तो उन्होंने सबसे, जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, है ना, इसमें पिपरा कोठी में जब जाएंगे, पिपरा कोठी का मतलब है कि जब मोतिहारी से जब आप मुजफ्फरपुर की तरफ जाएंगे NH में, तो उस NH में आपका किसका है? पिपरा कोठी एक जगह आता है पूर्वी चंपारण में, वहीं पे देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, देश का प्रथम, बिहार में नहीं, देश का प्रथम, ध्यान रखना, देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र बना हुआ है, ठीक है। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है साथियों। थोड़ा पानी पी लेते हैं साथियों। चाहे BPSC कितना भी टफ एग्जाम ले साथियों, मैं खुद शिक्षक हूं और आपकी दर्द को समझता हूं साथियों, और हमारे पूर्व से नियोजित शिक्षक को भी दर्द को मैं तो भली भांति समझता हूं कि फिर से इतनी सारी एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद जो पढ़ाई की आदतें जो छूट चुकी हैं, इतने दिनों में फिर से पढ़ के एग्जाम देना है। मैं उसी को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए बेहतर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बिना, मैं जो भी मेरी वजूद है वो शिक्षकों की वजह से, इसलिए शिक्षकों की मैं आदर बहुत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत। तो शिक्षकों की आदर जो है, जो राजनीति के लोग होते हैं वो तो बिना पढ़े लिखे, जो छठुए लोग होते हैं वो राजनीतिक बनते हैं, तो हमारी दर्द को समझेंगे नहीं। दर्द को क्या, हमें शिक्षकों का दर्द, शिक्षकों को एक पढ़े लिखे लोग को ही समझना होगा, ठीक है साथियों। इसलिए हमने आपके लिए BPSC की प्रिपरेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अभी तक हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से बहुत सारी वीडियो भी हम लेके आने वाले हैं साथियों। बस मुझे आपसे यही सपोर्ट चाहिए कि हमको आप भी सपोर्ट करते रहें, ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें, ठीक है साथियों। तो भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति पहला कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर। भारत रत्न, यहाँ देश रत्न की बात है, समझिए, देश रत्न, ये भारत रत्न की, कंफ्यूज नहीं होंगे। देश रत्न मात्र डॉक्टर राजेंद्र, भारत रत्न तो कई हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992 में, JRD टाटा जो है 1992 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में, बिस्मिल्लाह खां 2001 में। ठीक है साथियों, इस चीज को याद रखेंगे। भारत रत्न, बिहार विश्व में प्रथम गणराज्य। मैंने शुरू में ही आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं उस बिहार की चर्चा करने वाला हूं जिसने विश्व को प्रथम गणराज्य यानी लोकतांत्रिक गणराज्य दिया था। कौन सा? वजीशंग वैशाली। ठीक है, वजीशंग वैशाली। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है साथियों, प्रथम गणराज्य कौन था? वजीशंग। बिहार में प्रथम जो वजीशंग है, वैशाली जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आपका शुरू में आपका जो है 3 गो महाजनपद ही था जो पूरे विश्व का, मगध, अंग और वजीशंग, जिसमें वजीशंग जो है प्रथम गणराज्य है। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम यूनिवर्सिटी। क्या सौभाग्य है, बिहार एक समय था कि यूनिवर्सिटी पूरे विश्व का था और आज यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम किसी समय में बिहार रह चुका है। ये कितनी दुर्भाग्य है, जो पूरे विश्व का, ये बड़ी सोच के हम पढ़े लिखे लोगों के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज बिहारियों को जो बाहर में गाली दी जाती, सारी चीज़ें की जाती, आज अब नहीं, अब थोड़ी स्थिति बहुत सुधार हुआ है साथियों मेरे। तो प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्राचीन वैभवशाली नगर कौन सा है? पाटलिपुत्र। प्राचीन वैभवशाली जो नगर है वो कौन है? पाटलिपुत्र। प्रथम गणितज्ञ मैंने बताया, विश्व का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। बिहार विश्व में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो विश्व में, भाई बौद्ध धर्म एक ही बना, और उनके प्रवर्तक जो महात्मा बुद्ध संस्थापक थे वो बिहार के क्या करते, यहीं पे शिक्षा ग्रहण के। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ खुला? मुंगेर। आज पतंजलि चाहे जो भी विश्वविद्यालय खुले, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय मुंगेर। बिहार का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र का डॉक्टर अशोक करे, अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, विश्व में प्रथम जैन संगीति किसने कराया था? पाटलिपुत्र में हुआ था विश्व का प्रथम जैन संगीति। विश्व का प्रथम जैन संगीति किसने किया था? कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल PMCS पटना, लेकिन ये अभी ये बना नहीं है, ये अभी जो है बना नहीं है, ये बनेगा। ठीक है साथियों, विश्व का प्रथम जो है बड़ा, सबसे बड़ा अस्पताल जो है PMCH है, पटना में बना है। PMCH पटना जो निर्माणाधीन है, वहाँ सबसे ज़्यादा बेड का अस्पताल बन रहा है साथियों। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह। बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी साथियों। ठीक है, जैन संगीति, बौद्ध संगीति राजगृह, और जैन संगीति पाटलिपुत्र। दोनों ध्यान रखेंगे, बौद्ध गृह, राजगृह, बौद्ध धर्म राजगीर, जिससे राजगीर को राजगीर अब कहा जाता है, और जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। बिहार में प्रथम गणराज्य वजीशंग वैशाली। देखेंगे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहार शासक शेरशाह सूरी, यही शेरशाह सूरी जिसने पटना की स्थापना किया था सन 1541 ईस्वी में। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ये प्राचीन बिहार का, क्वेश्चन 2 बनता है। आधुनिक बिहार में पटना विश्वविद्यालय, और प्राचीन बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम राज्यपाल कौन थे बिहार के? जयराम दास दौलत राम। कौन थे बिहार के प्रथम राज्यपाल? जयराम दास दौलत राम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम अब्दुल गफूर। प्रथम महिला, वो तो सबको पता है, श्रीमती राबड़ी देवी हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए अभी है, देखते हैं सर, कोई नहीं, थोड़ा समय लगेगा, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। आगे दिया प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। कौन है? भोला पासवान, दलित मुख्यमंत्री हैं भोला पासवान शास्त्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। अब्दुल गफूर। प्रथम निर्दलीय महामाया प्रसाद सिन्हा, निर्दलीय मुख्यमंत्री थी। ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपके पास सारा कुछ लेके आया। ठीक है साथियों, देखिए, उस सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी
भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जो बेतिया की विधायक थी। ठीक है, हैं, अभी विधायक हैं, भाजपा की विधायक हैं, और भाजपा के शासन में उन महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी, और कुछ साल तक, कुछ महीनों तक शायद रही। उसके बाद से बीजेपी और जदयू ने अलग अलग रुख अपनाया, तो यहाँ फिर से इन्होंने हट गए। ठीक है, तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी एक साथ उप मुख्यमंत्री बने। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड एम्स पटना से 12 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है ना, एम्स पटना से दीघा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर कीर्ति, जिनकी उर्वशी के लिए 1971 में उनकी जो कीर्ति थी, उनकी जो लेखक पुस्तिका थी उर्वशी 1971 में, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी स्वर्गीय रणधीर वर्मा। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम जो हैं, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। प्रथम बिहारवासी, प्रथम उप प्रधानमंत्री नहीं, बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रथम जो भारत के उप प्रधानमंत्रियों में बिहार का पहला व्यक्ति कौन बना? तो बिहार में कौन थे? डॉक्टर जगजीवन राम। बिहार का प्रथम नगरपालिका आरा नगरपालिका सन 1865 अंग्रेजों के समय। प्रथम खुला नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। ठीक है, बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978। बिहार का ये क्या है? बिहार का मात्र स्वर्ण क्षेत्र है जहां से सोना निकाला जा सकता है, करमाटिया गांव मुंगेर। यहां स्वर्ण का क्या है? सोने का खदान है। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। ठीक है, बिहार का प्रथम जो है भोजपुरी फिल्म कौन थी? हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। कोई दिक्कत? चलिए साथियों, आगे के स्लाइड में देखता हूं। चलिए आप देखिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताते हैं। ठीक, ठीक है साथियों, चलिए अब जो है प्रथम मैथिली फिल्म, भोजपुरी फिल्म कौन था? मैंने अभी बताया ना, हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, प्रथम भोजपुरी फिल्म था। ठीक है, स्वर्ण क्षेत्र कौन सा? करमटिया गांव कहाँ का? मुंगेर का। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में। पहला खुला विश्वविद्यालय नालंदा। बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन है? आरा नगर पालिका। ठीक है साथियों, बिहारवासी प्रथम उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम। प्रथम मैथिली फिल्म कौन? कन्यादान। ध्यान रखेंगे, मैथिली फिल्म कौन सा? कन्यादान। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कौन है? कल हमारा है। प्रथम महाकवि कौन? विद्यापति। महाकवि, समझे? महाकवि। अभी आपने उर्वशी 1971 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आपने देख रहा था किनका? रामधारी सिंह दिनकर। उसी तरह महाकवि विद्यापति, जो महाकवि जो थे, इनका दर्जा मिला हुआ था महाकवि का विद्यापति को। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, जो नालंदा पूरे विश्वविद्यालय में जितने धर्म ग्रंथों को ने सबको जला दिया। सब नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा तहस नहस करने का सबसे बड़ा श्रेय इसी को जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय का बैंड भी इसने पूरा बजाया। और आज इसलिए कि सारे धर्म ग्रंथ बहुत विवादित है, उस पर बोलना नहीं चाहेंगे हम, बहुत विवादित है वो चीज़ें। बोलने का तो बहुत कुछ है, बट देखिए चलिए साथ आगे बढ़ते हैं। प्रथम महाकवि वक्त में बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। ध्यान रखेंगे, बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच कौन था? रॉल्फ फिच। फिर आगे प्रथम सिख गुरु यात्री कौन थे? गुरु नानक। प्रथम सिख गुरु यात्री कौन थे बिहार के? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में बना है, पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखेंगे,
बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर, भागलपुर में कछुआ पुनर्वास केंद्र है। पक्षी वाला कहाँ है? कटिहार। ध्यान रखेंगे, पक्षी वाला कहाँ है साथियों? कटिहार, कछुआ भागलपुर। ठीक है। प्रथम सिख गुरु यात्री कौन है? गुरु नानक। रॉल्फ फिच कौन है? बिहार का यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपनाम, ये बिहार के सारे रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देश रत्न या आजाद शत्रु पूछेगा, आजाद शत्रु किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है साथियों। कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह को क्या कहा जाता था? बाबू कुंवर सिंह। नागार्जुन को बाबा, बाबा दुनिया में काबा, बाबा। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के दर्जा दिया गया था। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति का दर्जा दिया गया था इनको। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा गया था? लोकनायक कहा गया था। क्या कहा गया था साथियों? लोकनायक कहा गया था। श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता था? बिहार केसरी कहा जाता था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता था? बिहार केसरी। बाबू जगजीवन राम को क्या कहा जाता था? बाबूजी। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर जगजीवन राम को बाबूजी और बाबू किनको कहा जाता था? कुंवर सिंह को। दो डिफरेंट है। बाबू किसको? बाबू कुंवर सिंह यानी कुंवर सिंह को। और बाबूजी किसको कहा जाता था? तो बाबू जगजीवन राम को, बाबूजी जगजीवन राम को। जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस किसको कहा जाता था? शांति के देवता, शांति के देवता कह सकते हैं। जनार्दन सिंह को कहा जाता है जस्टिस ऑफ पीस। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा स्थापना 2013 में हुआ। अभी आपका जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा मिल गई है उसको। ठीक है। प्रथम गंगा डॉल्फिन जो संरक्षण केंद्र है वो कहाँ है? विक्रमशिला भागलपुर में। देखेंगे विक्रमशिला भागलपुर में। प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना। प्रथम ज्ञान विश्व आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम भारतीय यानी आईआईटी कहाँ है? बिहटा पटना में। प्रथम आईआईटी बिहार का पटना में। एनआईटी भी आपका एनआईटी भी देखेंगे पटना में ही होगा, एनआईटी भी आया होगा, अगर नहीं आ जाएगा तो ध्यान रखेंगे। एनआईटी भी है कहाँ? पटना में। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान यानी एम्स कहाँ पे है? पटना में। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहाँ पे है? गया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बिहार का प्रथम भारतीय सूचना औद्योगिक आईआईटी ट्रिपल आईआईटी, ठीक है, भागलपुर। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया, बोधगया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल में हैंडलूम पार्क कहाँ है? भागलपुर में बन रहा है, निर्माणाधीन है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में बन रहा है, नीतीश कुमार बनवा रहे हैं। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव कैमूर वन्यजीव, यहाँ ये भी आप आराम से सकते। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ था? कैमूर में। कैमूर से रिलेटेड 3 GK हो गया। और सबसे कम घनत्व वाला कहाँ? कैमूर, जनसंख्या घनत्व। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कैमूर। बिहार के 8 जिले का नाम उनके मुख्यालय से अलग है। बाकी जैसे जिले जैसे सीवर है, सीवर का मुख्यालय सीवर में है, कोई दिक्कत नहीं। पटना का मुख्यालय पटना में है, लेकिन पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? बेतिया में। सारण का छपरा। नालंदा का साथियों देखिए, नालंदा का बिहार शरीफ, नालंदा का बिहार शरीफ। कैमूर भभुआ, पूर्वी चंपारण वैशाली, वैशाली, हाजीपुर, ये रोहतास, सासाराम और भोजपुर आरा, ठीक है। चलिए इसमें टोटल ये 8 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय जिलों के नाम से अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी। चलिए यहीं तक आपकी समाप्ति हुई। इस पे आधारित भी हम लोग प्रश्न भी पढ़ेंगे और कल से हम लोग बिहार के बहुत सारे थ्योरी को लेके चलेंगे और पर डे हम उम्मीद करेंगे कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उस पर हम लोग क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव बनाते चलेंगे साथियों। तो आप हमारे हमेशा चैनल पे अपडेट रहें और साथ देते रहें। हम लोग बिल्कुल सारी बीपीएससी कंप्लीट सिलेबस को लेके चलेंगे साथियों। चलिए आज के लिए नमस्कार।